पीटर थेल का एक बड़ा दिलचस्प कोट है, आपने सुना होगा शायद। वो कहते हैं कि आज के हर स्मार्टफोन में उन कंप्यूटरों की तुलना में हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग शक्ति होती है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल सुना है। और ये दिखाता है कि कंप्यूटिंग पावर कितनी बढ़ गई है। लेकिन ये सारी पावर निर्भर करती है बहुत ही बुनियादी चीजों पर, जैसे डेटा को सही ढंग से हैंडल करना। और हैंडल करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसे ऑर्गेनाइज करना, है ना? मतलब उसे किसी क्रम में लगाना। एग्जैक्टली। और यहीं पर सॉर्टिंग या क्रमबद्ध करने का कॉन्सेप्ट आता है। सॉर्टिंग का सीधा सा मतलब है चीजों के समूह को, चाहे वो नंबर्स हों, नाम हो, कुछ भी, एक खास ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। हाँ, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे डिक्शनरी में होता है। या लंबाई के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है वो क्रम। हाँ, ये तो हर जगह है। डिक्शनरी का उदाहरण तो परफेक्ट है। सोचिए अगर शब्द ऐसे ही बिखरे होते तो हाँ, कुछ मिलता ही नहीं। बिल्कुल। या एग्जाम हॉल में रोल नंबर्स सॉर्टेड ना हो, कितनी अफरा तफरी मच जाएगी। या ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त प्राइस के हिसाब से सॉर्ट करने का ऑप्शन ना हो तो। सही बात है। तो आज हम इसी सॉर्टिंग पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है sorting.pdf से कुछ हिस्से हैं जो 3 बहुत ही बेसिक सॉर्टिंग तकनीकों पर फोकस करता है। हाँ, ये 3 हैं: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। डॉक्यूमेंट में ये कैसे काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी, जिसे हम टेक्निकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन तीनों बेसिक तरीकों को समझें, ये कैसे काम करते हैं और इनकी तुलना कैसे की जा सकती है, कौन सा बेहतर है कब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले उठाते हैं बबल सॉर्ट को। अक्सर जब सॉर्टिंग पढ़ाना शुरू करते हैं तो यहीं से करते हैं। हाँ, बबल सॉर्ट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आप लिस्ट में बार बार जाते हैं और साथ वाले, मतलब बगल वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अच्छा, जैसे पहला और दूसरा, फिर दूसरा और तीसरा। हाँ, और अगर वो गलत ऑर्डर में है, मान लीजिए हम बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर रहे हैं और पहला वाला दूसरे से बड़ा है, तो उनको आपस में बदल देते हैं। इसी बदलने को स्वैप कहते हैं। स्वैप यानी उनकी जगह बदलना। ठीक है, पर इसे बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं? ये नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप ये स्वैपिंग करते हैं तो हर एक पूरे चक्कर के बाद, जिसे पास कहते हैं, लिस्ट का जो सबसे बड़ा अनसॉर्टेड एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे खिसकते हुए लिस्ट के आखिर में पहुंच जाता है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे पानी में हवा का बुलबुला यानी बबल धीरे धीरे ऊपर सतह तक आता है, वो सबसे बड़ा एलिमेंट बबल अप होकर अपनी सही जगह पहुंच जाता है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। तो ये पास कितनी बार करना पड़ता है? आपको ज्यादा से ज्यादा n-1 पास करने पड़ सकते हैं। n-1 पास क्यों? क्योंकि हर पास में कम से कम एक एलिमेंट जो उस पास का सबसे बड़ा होता है वो अपनी फाइनल सही जगह पर पहुंच जाता है। तो n-1 पास के बाद n-1 एलिमेंट सही जगह पर होंगे, तो जो आखिरी बचेगा वो तो अपने आप सही जगह पर ही होगा ना। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो वो जो डॉक्यूमेंट में उदाहरण था num list equals to 8 7 13 1 -9 4, इस पर बबल सॉर्ट कैसे काम करेगा? ठीक है, देखते हैं। पहले पास में 8 और 7 को देखेंगे। 8 बड़ा है, स्वैप। लिस्ट 7 8 13 1 -9 4। 8 और 7 को देखेंगे। 8 बड़ा है, स्वैप। लिस्ट अब 8 और 13, ऑर्डर सही है, नो स्वैप। 13 और 1, 13 बड़ा है, स्वैप। लिस्ट 7 8 1 13 -9 4। 13 और -9, 13 बड़ा है, स्वैप। लिस्ट 7 8 1 -9 13 4। 13 और 4, 13 बड़ा है, स्वैप। लिस्ट 7 8 1 -9 4 13। ओके, तो पहले पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट 13 वो आखिर में पहुंच गया। बिल्कुल। अब अगले पास में हम सिर्फ शुरू के 5 एलिमेंट्स को देखेंगे। 7 8 1 -9 4, क्योंकि 13 तो सॉर्ट हो चुका है। और यही प्रक्रिया दोहराएंगे और ये चलता रहेगा जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। हाँ, और इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन भी है जिसका जिक्र इस सोर्स में है। अगर किसी पास में आप पूरी लिस्ट से गुजरते हैं और एक भी स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब लिस्ट पहले से ही सॉर्टेड है। एग्जैक्टली। तो आप एल्गोरिदम को वहीं रोक सकते हैं। ये इसका बेस्ट केस बन जाता है। लेकिन नॉर्मली तो इसमें काफी स्वैपिंग और कंपैरिजन होते होंगे ना? सोर्स में जो एल्गोरिदम 5.1 और पाइथन कोड 5.1 दिया है उसमें नेस्टेड लूप दिख रहे हैं, मतलब लूप के अंदर लूप।
हाँ, वही इसकी धीमी गति का कारण है। एक बाहरी लूप होता है जो पास को कंट्रोल करता है और एक अंदरूनी लूप जो हर पास में कंपैरिजन और स्वैप करता है। इस पर हम बाद में आएंगे जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, पर हाँ, समझने के लिए काफी सीधा है। ठीक है, तो ये था बबल सॉर्ट। अब दूसरा तरीका सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट। इसका तरीका थोड़ा अलग लगता है। इसमें वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड हिस्सों वाली बात है ना। शुरू में पूरी लिस्ट अनसॉर्टेड होती है। बिल्कुल। सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा अलग है। ये बबल सॉर्ट की तरह लगातार अगल बगल वालों को स्वैप नहीं करता। ये हर पास में एक खास काम करता है। क्या काम? हर पास में ये पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट को देखता है और उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ निकालता है। अच्छा, पूरे अनसॉर्टेड हिस्से में से सबसे छोटा। हाँ, फिर ये उस सबसे छोटे एलिमेंट को अनसॉर्टेड हिस्से के सबसे पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देता है। मतलब जहां से अनसॉर्टेड हिस्सा शुरू हो रहा है वहां ले आता है। बिल्कुल। इस एक स्वैप से वो सबसे छोटा एलिमेंट अपनी फाइनल सही जगह पर पहुंच जाता है और अब वो सॉर्टेड हिस्से का पार्ट बन जाता है। ओ, तो हर पास के बाद सॉर्टेड हिस्सा एक एलिमेंट से बढ़ जाता है और अनसॉर्टेड वाला एक से कम हो जाता है। सही पकड़ा। और ये प्रक्रिया भी n-1 पास तक चलती है। n-1, क्योंकि आखिरी वाला तो अपनी जगह पर ही होगा। एग्जैक्टली। सोर्स का एल्गोरिदम 5.2 यही दिखाता है। तो अगर हम उसी लिस्ट num list equals to 8, 7, 13, 1, -9, 4 पर सिलेक्शन सॉर्ट लगाएं, पहले पास में पूरी लिस्ट 8, 7, 13, 1, -9, 4 में सबसे छोटा कौन है? -9। हाँ, -9। तो -9 को पहले एलिमेंट यानी 8 से स्वैप करेंगे। करेक्ट। लिस्ट बन जाएगी -9, 7, 13, 1, 8, 4। अब -9 अपनी सही जगह पर है, वो सॉर्टेड हिस्सा है। अच्छा। अब अगले पास में हम 7, 13, 1, 8, 4 वाले हिस्से को देखेंगे। इसमें सबसे छोटा 1 है, तो 1 को दूसरे स्थान के एलिमेंट 7 से स्वैप करेंगे। बिल्कुल। लिस्ट हो जाएगी -9, 1, 13, 7, 8, 4। अब -9 और 1 सॉर्टेड हैं। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर बार अनसॉर्टेड में से मिनिमम ढूंढो और उसे अनसॉर्टेड के स्टार्ट में स्वैप कर दो। अंत में लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी -9, 1, 4, 7, 8, 13। हाँ, अब यहाँ एक खास बात नोट करने वाली है। बबल सॉर्ट में बहुत सारे स्वैप्स हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में हर पास में सिर्फ एक स्वैप होता है। सिर्फ एक। हाँ, क्योंकि हम बस मिनिमम को उसकी जगह पहुंचा रहे हैं। राइट। तो पूरी सॉर्टिंग में ज्यादा से ज्यादा n-1 स्वैप्स होंगे। ये तो काफी कम स्वैप्स हुए बबल सॉर्ट के मुकाबले। क्या इसका कोई फायदा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, अगर डेटा को मेमोरी में लिखना यानी स्वैप करना बहुत महंगा ऑपरेशन हो, जैसे कुछ खास तरह की मेमोरी होती है या डेटाबेस में। अच्छा। ऐसी सिचुएशन में सिलेक्शन सॉर्ट, जिसमें स्वैप्स कम होते हैं, वो बबल सॉर्ट से या शायद कुछ और तरीकों से भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, भले ही कंपैरिजन उतने ही या ज्यादा हो। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे बेसिक तरीके पर, इंसर्शन सॉर्ट। ये नाम से ही लग रहा है कि कुछ इंसर्ट करने जैसा होगा। हाँ, और सोर्स में जो ताश के पत्तों वाला उदाहरण दिया है, वो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, वो मैंने देखा। जैसे हम कार्ड्स हाथ में उठाते हैं और हर नए कार्ड को सही जगह पर लगाते जाते हैं ताकि हाथ हमेशा सॉर्टेड रहे। बिल्कुल वही। इंसर्शन सॉर्ट भी यही करता है। इसमें भी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड हिस्से की कल्पना करते हैं। हम मान लेते हैं कि लिस्ट का पहला एलिमेंट अपने आप में एक सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, एक एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड ही होता है। फिर हम अनसॉर्टेड हिस्से का पहला एलिमेंट उठाते हैं। इसे हम की कह सकते हैं। अब हमारा काम है इस की को लेना और जो पहले से सॉर्टेड हिस्सा है उसमें उसकी सही जगह पर डालना या इंसर्ट करना। अच्छा, तो उसे उठाकर सॉर्टेड वाले पार्ट में फिट करना है। ये कैसे होता है? क्या इसमें भी स्वैप होता है? इसमें स्वैप के बजाय शिफ्टिंग ज्यादा होती है। हम की को लेते हैं और सॉर्टेड हिस्से के एलिमेंट से उसकी तुलना करते हैं, आमतौर पर पीछे से आगे की तरफ, यानी सबसे बड़े सॉर्टेड एलिमेंट से शुरू करके। पीछे से आगे क्यों? क्योंकि हमें जगह बनानी होती है। मान लीजिए हम की तुलना सॉर्टेड हिस्से के किसी एलिमेंट से करते हैं। अगर सॉर्टेड हिस्से वाला एलिमेंट की से बड़ा है तो हम उस बड़े एलिमेंट को एक पोजीशन दाईं तरफ खिसका देते हैं, यानी शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, बड़े वालों को आगे खिसकाते जाते हैं ताकि की के लिए जगह बन जाए। हाँ, और ये शिफ्टिंग तब तक करते रहते हैं जब तक या तो हमें सॉर्टेड हिस्से में की से छोटा या बराबर एलिमेंट ना मिल जाए या फिर हम सॉर्टेड हिस्से की बिल्कुल शुरुआत में ना पहुंच जाएं।
जहां ये शिफ्टिंग रुकती है वहां जो खाली जगह बनती है उसमें हम की को रख देते हैं। ओ, समझ गई। तो हर बार एक एलिमेंट अनसॉर्टेड से लेते हैं, सॉर्टेड वाले में बड़े एलिमेंट्स को खिसकाकर जगह बनाते हैं और फिर उसे वहां फिट कर देते हैं। इससे सॉर्टेड हिस्सा बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। सोर्ट्स का एल्गोरिदम 5.3 यही लॉजिक दिखाता है। एक बाहरी लूप होता है जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को एक एक करके उठाता है। फिर अंदर एक तरह का लूप, अक्सर वाइल लूप होता है, जो की को लेकर सॉर्टेड हिस्से में पीछे की तरफ जाता है, बड़ों को शिफ्ट करता है और सही जगह ढूंढकर की को इंसर्ट कर देता है। 7, 13, 1, -9, 4 पर इसे करके देखते हैं। पहला एलिमेंट 8, वो सॉर्टेड मान लिया। अब 7 को उठाया, की इज इक्वल्स टू 7। 8 से तुलना की, 7 छोटा है, तो 8 को दाईं ओर शिफ्ट किया, जगह बनी, 7 को डाल दिया। लिस्ट 7, 8, 13, 1, -9, 4। सॉर्टेड हिस्सा अब 7, 8 है। सही। अब 13 को उठाया, की इज इक्वल्स टू 13। 8 से तुलना की, 13 बड़ा है, तो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, 13 अपनी जगह ठीक है। लिस्ट वही रही। सॉर्टेड हिस्सा 7, 8, 13। अब 1 को उठाया, की इज इक्वल्स टू 1। 13 से तुलना 1 छोटा है, 13 को शिफ्ट किया। 8 से तुलना 1 छोटा है, 8 को शिफ्ट किया। 7 से तुलना 1 छोटा है, 7 को शिफ्ट किया। अब शुरुआत में पहुंच गए, 1 को वहां डाल दिया। लिस्ट 1, 7, 8, 13, -9, 4। परफेक्ट। और इसी तरह -9 और 4 के लिए भी करेंगे। -9 सबसे पहले आ जाएगा और 4 अपनी सही जगह 1 और 7 के बीच में फिट हो जाएगा। और अंत में वही सॉर्टेड लिस्ट -9, 1, 4, 7, 8, 13 मिल जाएगी। हाँ, तो ये तरीका भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसकी एक खासियत यह है कि अगर डेटा लगभग पहले से ही सॉर्टेड हो तो ये काफी तेजी से काम करता है, क्योंकि उसे ज्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब हमने ये 3 तरीके देख लिए, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। तीनों काम करते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बराबर रूप से कुशल है? यहीं पर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात आती है ना। हाँ बिल्कुल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका है जिससे हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को नापते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये हमें बताता है कि जैसे जैसे इनपुट डेटा का साइज, जिसे हम n कहते हैं, बढ़ता है, एल्गोरिथम को चलने में लगने वाला टाइम किस रेट से बढ़ता है। और ये जानना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई एल्गोरिथम छोटे डेटा पर, मान लीजिए 10-20 आइटम पर बहुत तेज लगे, लेकिन जैसे ही आप उसे हजारों या लाखों आइटम देंगे वो बहुत धीमा हो जाए। और आजकल तो डेटा बहुत ज्यादा होता है, सोशल मीडिया, साइंस, फाइनेंस, हर जगह। एग्जैक्टली। तो हमें ऐसे तरीके चाहिए जो बड़े डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सा एल्गोरिथम स्केल करेगा, यानी बड़े डेटा के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं? सोर्स में कुछ रूल्स दिए थे? हाँ, कुछ बेसिक अंगूठे के नियम हैं जिनसे हम एक मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोड में कोई लूप नहीं है तो टाइम इनपुट साइज n पर डिपेंड नहीं करता। इसे कहते हैं कांस्टेंट टाइम या O ऑफ 1। अगर एक सिंपल लूप है जो n बार चलता है तो टाइम n के साथ बढ़ता है। इसे कहते हैं लीनियर टाइम या O ऑफ n। ओके। और जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, अभी अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, यानी नेस्टेड लूप, और दोनों लूप n पर निर्भर करते हैं तो टाइम लगभग n के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम या O ऑफ n स्क्वायर। O ऑफ n स्क्वायर। हाँ, और अगर नेस्टेड लूप के साथ कोई अलग सिंगल लूप भी हो तो भी ज़्यादातर केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो नेस्टेड लूप ही होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर ही मानी जाती है। एक मिनट, अगर हम वापस जाएं और बबल सॉर्ट, प्रोग्राम 5.1, सिलेक्शन सॉर्ट, प्रोग्राम 5.2 और इंसर्टन सॉर्ट, प्रोग्राम 5.3 के कोड या एल्गोरिदम को देखें, उन सब में नेस्टेड लूप्स हैं। बबल सॉर्ट में पास के लिए बाहरी लूप, कंपैरिजन स्वैप के लिए अंदरूनी, सिलेक्शन सॉर्ट में पास के लिए बाहरी, मिनिमम ढूंढने के लिए अंदरूनी, और इंसर्टन सॉर्ट में भी एक बाहरी लूप है जो एलिमेंट्स पर जाता है और अंदर एक तरह का लूप है जो शिफ्टिंग और इंसर्शन करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही मुद्दे की बात है। इन तीनों ही बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के स्ट्रक्चर में नेस्टेड लूप्स होते हैं जो इनपुट साइज n पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n स्क्वायर है? हाँ,
सामान्य विश्लेषण के हिसाब से इन तीनों की एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² यानी क्वाड्रेटिक होती है। O(n)², ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? कितना धीमा हो सकता है ये? इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक O(n)² एल्गोरिथम है जो 1000 आइटम सॉर्ट करने में 1 सेकंड लेता है। ठीक है। अगर आप आइटम 10 गुना बढ़ाकर 10,000 कर दें तो टाइम 10 स्क्वायर यानी 100 गुना बढ़ सकता है, मतलब 100 सेकंड 1.5 मिनट से ज्यादा। ओह! और अगर आप आइटम 100 गुना बढ़ाकर 1 लाख कर दें तो टाइम 100 स्क्वायर यानी 10,000 गुना बढ़ सकता है। वो हो गया 10,000 सेकंड यानी लगभग 3 घंटे। बाप रे! 1000 आइटम पर 1 सेकंड और 1 लाख पर 3 घंटे। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इसीलिए O(n)² एल्गोरिदम छोटे डेटा सेट के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेटा बड़ा होता है ये बहुत अव्यावहारिक हो जाते हैं। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें हम? आज हमने सॉर्टिंग की जरूरत समझी और 3 बेसिक तरीके देखें। बबल सॉर्ट सबसे सीधा, पड़ोसियों को स्वैप करता है पर अक्सर धीमा। सिलेक्शन सॉर्ट हर बार सबसे छोटा चुनकर सही जगह डालता है, स्वैप कम करता है। इंसर्शन सॉर्ट ताश के पत्तों की तरह हर एलिमेंट को सॉर्टेड हिस्से में इंसर्ट करता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इन तीनों की जो जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² है, जिसका मतलब है कि बड़े डेटे के लिए ये उतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल सही समरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों एल्गोरिदम फंडामेंटल हैं। इनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एल्गोरिदम एनालिसिस समझ आता है। लेकिन जैसा O(n)² की लिमिटेशन से साफ है, रियल वर्ल्ड में जहां परफॉर्मेंस मैटर करती है और डेटा बड़ा होता है, वहाँ हमें कुछ बेहतर चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, वहां हमें ज्यादा एडवांस्ड और कुशल एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कौन से होते हैं वो? जैसे आपने शायद नाम सुने होंगे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ये अक्सर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर? हाँ, मतलब प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, उन्हें सॉल्व करो और फिर रिजल्ट्स को मिला दो। इन एल्गोरिदम्स की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n) log n। O(n) log n। ये O(n)² से बेहतर कैसे? ये बहुत बेहतर है। वो जो log n वाला फैक्टर है वो n के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो जहां O(n)² में डेटा 10 गुना होने पर टाइम 100 गुना हो रहा था, O(n) log n में वो बढ़ोतरी बहुत कम होती है। ये बड़े डेटा सेट्स को कहीं ज्यादा तेजी से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ज्यादातर यही यूज होते होंगे। हाँ, या इनके वेरिएशंस। ये मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हमारे आज के सोर्स के दायरे से बाहर हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि O(n)² ही अंत नहीं है, इससे बेहतर तरीके मौजूद हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी रही। हमने न सिर्फ ये समझा कि ये बेसिक सॉर्ट कैसे काम करते हैं, बल्कि उनकी सीमाएं भी जानी और कुछ छोटे छोटे फर्क भी देखे। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट कम स्वैप करता है या इंसर्शन सॉर्ट लगभग सॉर्टेड डेटा पर अच्छा है। ये सोचते हुए कि इन तीनों की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है, क्या ऐसी और भी बारीक स्थितियां या खास तरह के डेटा हो सकते हैं जहां इनमें से कोई एक प्रैक्टिकली दूसरे से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे, भले ही बड़ी पिक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी एक जैसी दिखे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्टिमाइजेशन और खास केस एनालिसिस का एरिया है जो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है।